देखो, हमने टॉपिक नंबर 1 कर लिया है जिसमें हिंदी भाषा और हिंदी शब्द की उत्पत्ति पर चर्चा की थी और हिंदी की उपबोलियाँ और भाषाएं देखी थी। आज हम करेंगे अपना सेकंड टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहती है, ध्यान से देखना। इस टॉपिक का नाम है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है या नहीं है? हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो हिंदी को किस भाषा का दर्जा है? राज्य भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? बोली क्या होती है? इन्हीं सारी चीज़ों को हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मैं वो प्रश्न लिख देता हूँ, जो वो टॉपिक लिख देता हूँ जो हमें इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, देखो नंबर 1 जो हमें पढ़ना है, हिंदी की कानूनी स्थिति। देश की राष्ट्रीय भाषा पर चर्चा। और क्या करना है, हिंदी की कानूनी संवैधानिक स्थिति हो ही गया और देश की राष्ट्रीय भाषा पे तो चर्चा करना ही क्या है, और भाषा बोली। इस टॉपिक में हम ये 3 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हिंदी की कानूनी स्थिति। ठीक है, देखो, अच्छा देखो, अगर हम इन चीज़ों को देख लें तो हमें इनमें अंतर भी पता चल जाएगा और कैसे क्या है। देखो, आपने जो आज तक किताबें पढ़ी उन सब के ऊपर एक चीज़ लिखा हुआ है, राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी, और हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों का मतलब क्या निकाल लेते हैं, राष्ट्रभाषा, क्योंकि हम वही पढ़ते हैं जो हमारे दिमाग में होता है। हम हिंदी को क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी, जबकि उसी किताब को आज आप खोल लोगे तो उसके कवर पे लिखा होगा राजभाषा हिंदी, और राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका एक और मतलब हो गया कार्यकारी भाषा, यानी वह भाषा जिसमें किसी देश का समस्त कामकाज होना स्वीकार किया गया है, वो कैसी भाषा हो जाएगी, राजभाषा। और हिंदी क्या है हमारी, राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। यहां तक क्लियर है? अब जा देखो, राष्ट्रीय भाषा क्या है। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जिसे किसी देश का कानून यह दर्जा दे। कोई सी भी भाषा वह राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी जिसे राज्य मान्यता। लेकिन सामान्य परसेप्शन क्या है कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। जबकि राष्ट्रीय भाषा का लेना देना कानूनी दर्जे से है, बोलने से नहीं। अच्छा, बिफोर इंडिपेंडेंस अंग्रेज यहाँ पे हैं, उन्होंने यहाँ की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बनाई हुई है। कौन जान रहा है उस समय इंग्लिश? 1% भी लोग नहीं जान रहे, लेकिन इस देश की भाषा इंग्लिश रही है बिफोर इंडिपेंडेंस। अच्छा, शासक वर्ग जिस भाषा को मान्यता दे देगा वो भाषा क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी। अब हिंदी ये दर्जा क्यों नहीं ले पाई, मसला ये है। ठीक है, ऐसे समझो। 1952 का वाकया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा में ये प्रस्ताव लेके आते हैं कि हिंदी को हम क्या बनाएंगे, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे। दक्षिण के राज्यों से बहुत विरोध हो जाता है और वो एक ही नारा लगाते हैं, हिंदी नेवर, इंग्लिश एवर। उनका मानना ये था कि हम वो भाषा सीखें जिसमें हमें रोजगार मिले। जब तुम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दोगे तो कंपलसरी कर दोगे कि पढ़ना ही पढ़ना है भाई, हम क्यों पढ़ें। तो दक्षिणी राज्यों से बड़ा विरोध हुआ इस चीज़ का, और नेहरू ठहरे एकदम संत आदमी, बोले कि जब तक सभी राज्य और जब तक सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस विषय पे एक मत नहीं होंगे तब तक क्या इस बिल को नहीं पास करेंगे इसको। और उसके बाद क्या होता है, ये बिल ठंडे बस्ते में चला जाता है, और चला गया तो वो चला ही गया बेचारा। आज तक हिंदी को दर्जा नहीं मिला। उसके बाद कांग्रेस में तो ये मसले है ही नहीं कि वो कभी ऐसा कोई काम करेंगे। बीजेपी वालों से जरूर कुछ उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जरूर। होता क्या है कि 2001 और 2 की बात है,
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है और वो इस संबंध में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने संबंधी प्रस्ताव संसद में लेके आते हैं। उस समय जयललिता एनडीए का हिस्सा है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एनडीए की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाला मसला है, उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी इस संबंध में प्रस्ताव लेके आते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे। दक्षिण में फिर से विरोध हो जाता है कि हम हिंदी को बनने नहीं देंगे, आप दूसरी कोई भाषा बनाएं। तो होता ये है कि थोड़ा सा जब पंडित वो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं नहीं हिंदी को बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो जयललिता स्पष्ट अपना मीडिया में आके स्टेटमेंट देती हैं कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओगे तो आप हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दें और अपनी सरकार खुद ही चला लें। अब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार चलाएं या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं, होता क्या है कि यार राष्ट्रभाषा तो नहीं बननी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फेवर में नहीं है उनके, सरकार और चली जाती, तो उनको लगा यार सरकार चलाना ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, ये प्रस्ताव तब से क्या हो गया, फिर से ठंडे बस्ते में चला गया है। अब देखो मोदी जी के कार्यकाल को 7 साल तो हो ही गए हैं। अब देखते हैं 1 साल में ऐसा कोई प्रपोजल फिर से बाहर आता है या नहीं आता है, क्योंकि हिंदी के पास ये राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं है, इसलिए हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब इसकी संविधान में स्थिति समझ लो। संविधान का अध्याय 17 हमारे राजभाषा से संबंधित है, ना कि राष्ट्रीय भाषा से। संविधान का भाग 17 ध्यान रखना, संविधान के भाग 17 में हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा है और उसमें कहा गया है आर्टिकल 343 में हिंदी को राजभाषा के तौर पे स्वीकार किया गया है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे स्वीकार किया गया है, ना कि राष्ट्रीय भाषा के तौर पे। संविधान का भाग 17 देखना है और वहाँ पे आपको पढ़ना है आर्टिकल 343, सारी कंफ्यूजन इसकी दूर हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ, संविधान भाग 17 अनुच्छेद 343। अच्छा, ये बात उसी को समझ में आएगी जो वीडियो में यहाँ तक आया है। जिसने शुरू में ही सुन लिया था, मैं मना किया था कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उसने वीडियो वहीं बंद कर दिया होगा, तो उसको कभी ज़िंदगी में ये बात समझ में नहीं आएगी कि हिंदी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। जब आप संविधान का भाग 17 देखोगे, अनुच्छेद 343 देखोगे, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज, इट मीन्स हिंदी इज़ अ राजभाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो पूरा देखोगे तो मज़ा आएगा और समझने को चीज़ें भी बेहतर मिल जाएगी। अगर आप सिंपल गूगल करोगे ना भी कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, तो बोल देगा राष्ट्रीय भाषा है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या चाहिए। जो आप सोचोगे वो वहाँ पे है और वहाँ पे एक्स्ट्रा में है। आप टाइप कर दो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, वो बोल देगा राष्ट्रीय भाषा, आप खुश भी रहोगे। पर उतना खुश नहीं होना है, रेफरेंसेस चेक कर लेने हैं, ठीक है। पता है गूगल अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, जो आप टाइप कर दोगे उसे वो बता देना है, चाहे फिर सही है गलत है, क्योंकि वहाँ पे सब एक से एक धुंधा बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जिसे कोई उस देश का कानून मान्यता दे, जैसे कि पाकिस्तान बना और उर्दू को वहाँ का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। क्यों? वहाँ पे कानून में इसको दर्जा दे दिया, हमने नहीं दिया। राजभाषा तो समझ में आ गया, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें किसी देश का समस्त कामकाज होगा और कानूनी दर्जा मिला हुआ है हिंदी को। अब आ जाओ राज्यभाषा वह भाषा है जो कोई राज्य अपने यहाँ कार्यकारी भाषा के तौर पे ये दर्जा दे। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी को मिला हुआ है, हरियाणा में हिंदी को मिला हुआ है, और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा देखें कि चाहे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इनमें राज्य भाषा क्या है हिंदी। इनका समस्त पत्राचार या इनका समस्त ऑफिशियल कामकाज हिंदी भाषा में होता है। उत्तर प्रदेश के तो सारे एग्ज़ाम भी हिंदी में होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आती वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम के ऑलमोस्ट सारी एग्जाम में इंग्लिश पूछी नहीं जाती, पीसीएस में भी इंग्लिश नहीं पूछी जाती, वो सारा काम किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। समझ में आई बात? राज्य भाषा क्या है? जिसे यह दर्जा राज्य देता है, अपने यहाँ कामकाजी भाषा के तौर पे स्वीकार कर लेता है। भाषा क्या होती है? लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज होता है कोई भी भाषा जिसका अपना एक स्पष्ट व्याकरण है, वो भाषा होगी। भाषा का व्याकरण यूनिवर्सल होगा, सब जगह एक सी लिखी और पढ़ी जाएगी। अब जैसे समझो कि हिंदी है,
हिंदी की किताब जैसे कोई उत्तर भारत में पढ़ता है ऐसे ही वो अमेरिका में भी पढ़ेगा। उसका व्याकरण से लेके ग्रामर तक के नियम सारे के सारे स्पष्ट हैं, बोलचाल में कैसे बोलना है वो सारे नियम स्पष्ट हैं। जब भी किसी बोली के व्याकरणिक नियम स्पष्ट हो जाते हैं वो भाषा की श्रेणी में आ जाती है। जब भी किसी बोली के व्याकरणिक नियम स्पष्ट हो जाते हैं वो किस आ जाएगी कोड में, भाषा में। और बोली के नियम स्पष्ट नहीं होते, बोली अलग अलग स्थानों पे जाके अलग अलग अपना स्वरूप बदलती रहती है। ऐसे ही समझो ब्रज है, ब्रज अलीगढ़ से आगे निकल जाओ तो एटा, मैनपुरी, इटावा, इधर सारे एरिया में, उधर आगरा, मथुरा, इधर के सारे रीजन में ब्रज चल रही है। लेकिन जो ब्रज एटा में बोली जाती है और जो मैनपुरी में बोली जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बोलने का टोन अलग हो गया है। ठीक है, तो बोली क्या है, बोली स्थान स्थान पे बदलती रहती है। तो राष्ट्रीय भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, भाषा क्या है, अंतर समझ में आया। अब मैं कुछ जो आर्टिकल हैं हमारी राजभाषा से संबंधित वो सारे लिख देता हूं, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो संविधान के भाग 17 अध्याय 1 में संघ की राजभाषा के विषय में क्या उल्लेख है, और ये आर्टिकल है 343 जो कहीं भी ये मेंशन नहीं करता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। देखो क्या है, अनुच्छेद 343 संघ की भाषा के विषय में है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या कहा गया है, संघ की राजभाषा, इट मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज। कैसी ऑफिशियल लैंग्वेज। अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। अब देखो क्या है, जो हम लिख रहे हैं वो कैसे लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5, जबकि पहले हमारे यहाँ क्या चलता था, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कुछ क्या चलती थी, हमारी गणना चलती थी। तो हमने उसको ना लेके हमने अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लिया है, यानी हमने ये वाला स्वरूप लिया है। ठीक, फिर देखो संविधान लागू होने से 15 वर्ष की अवधि यानी कि 1965 तक सभी शासन के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। ये कहा गया था कि संविधान लागू होगा तो 15 वर्षों तक हम हिंदी को इस प्रकार से डेवलप करेंगे कि वो शासन के कार्यों का स्थान ले ले, तब तक हम इंग्लिश को चलने देते हैं। तो संविधान लागू होने से 1565 तक अंग्रेजी का प्रयोग पहले की तरह किया जाता रहेगा, ये कहा गया। इस अवधि के दौरान और इसी अवधि के दौरान ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति जी यदि कभी भी चाहें तो वहाँ हिंदी के प्रयोग को आरंभ या लागू कर सकते हैं। ठीक, ये भी हो गया, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं हुई जी राष्ट्रपति की ऐसा करने की। अब देखो पॉइंट नंबर 4, संसद इस 15 वर्षों की अवधि के बाद क्या करेगा। 15 वर्ष की अवधि तो कभी ना कभी खत्म होगी, उसके बाद संसद क्या करेगा, संसद को फिर से ये प्रिविलेज दिए गए, वो अंग्रेजी भाषा या देवनागरी लिपि का उपबंध कर सकती है। तो उसने कौन सा किया हुआ है, यानी संसद के पास में एब्सोल्यूट पावर थे कि वो किसी भी समय अंग्रेजी के प्रयोग को खत्म करके हिंदी के प्रयोग को लागू कर सकती है, वो अभी भी थे। तो होता क्या है कि पहले 15 वर्षों तक की अवधि थी, फिर 15 वर्षों तक की, फिर 15 वर्षों तक, ऐसे ऐसे लगातार बढ़ाते बढ़ाते आज तक अंग्रेजी का प्रयोग क्या है, जारी है। हिंदी के प्रयोग का उपबंध नहीं किया गया है एज अ राष्ट्रभाषा के तौर पर। ठीक है, कार्यकारी भाषा के तौर पर तो ये प्रयोग किए ही जा रहे हैं। पता चला हिंदी के विषय में। अब हम अगला देखो अध्याय 1 देख लिया ना, अब देखेंगे सेकंड अध्याय में क्या दिया हुआ है। देखो अब राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं में क्या है। अच्छा, अनुच्छेद 345 में अध्याय 2 है, 17 भाग 17 है संविधान का, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। देखो अनुच्छेद 345 में कहा गया है राज्य की भाषा क्या होगी, कोई प्रादेशिक भाषा हो सकती है या वो हिंदी कर ली, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने हिंदी कर ली, बिहार ने हिंदी कर ली, हरियाणा ने हिंदी कर ली, मध्य प्रदेश ने हिंदी कर ली। अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता है तो कोई अपनी भाषा भी वो ले सकता है। जैसे पंजाब ने पंजाबी को राजभाषा बनाया हुआ है, वैकेंसी निकालते हैं पंजाबियों के लिए वो। तो इस तरीके से गुजरात ने गुजराती को बनाया हुआ है। तो राज्य की भाषा कोई प्रादेशिक भाषा हो सकती है,
हिंदी हो सकती है। जब तक वो इन दोनों में से कोई एक नहीं लेता है तो पहले क्या अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा था तो पहले की भाषा का प्रयोग एज इट इज चलता रहेगा। क्लियर है? तो जिन राज्यों ने या तो प्रादेशिक भाषा अडॉप्ट कर ली, नहीं की है, तो पहले वाली इंग्लिश क्या हो रहा है, चली रही है, कोई समस्या नहीं है। अनुच्छेद 346 में जब सारे के सारे लोग अपनी प्रादेशिक भाषा कर लेंगे तो पत्राचार किसमें करेंगे, उसके लिए तो कोई नियम होना चाहिए। तो संघ ने क्या कहा, 2 राज्यों के पत्राचार की भाषा, पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि चिट्ठियाँ लेटर भेजेंगे तो किसमें, वो राज्यों द्वारा करार होने तक, या तो करार कर ले कि भाई आपस में किस में लेटर लेंगे, किस में देंगे, हिंदी में होगी, करार कर लेंगे तो वो पत्राचार हिंदी में होगा, हिंदी में नहीं होगा तो पहले की तरह इंग्लिश क्या होगी, चलती रहेगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि प्रादेशिक भाषा राज्य कोई अपनी चुन ले, नहीं तो हिंदी होगी। ये नहीं कर पा रहे हैं तो देखो नॉर्थ ईस्ट में अभी तक इंग्लिश चल रही है, नागालैंड, मणिपुर, इन सब में क्या चल रहा है, इंग्लिश ही चल रही है उनकी। पंजाब ने पंजाबी कर ली, गुजरात ने गुजराती कर ली, कुछ लोगों ने हिंदी कर ली। तो ये संविधान में मेंशन है। 2 राज्य लेटरबाजी किस में करेंगे, जो अपने कार से डिसाइड कर लेंगे, या नहीं करेंगे तो इंग्लिश जो पहले से चल रही है उसमें वो लेटर उनके चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमने देखी संघ की राजभाषा, हमने देखी प्रादेशिक राज्यों की भाषाएं, और अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। इसी के साथ ये चैप्टर क्या होगा, खत्म होगा। चलो अब देखो संविधान के भाग 17 अध्याय 3 में पता है क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, और ये आर्टिकल है आर्टिकल 348। अच्छा, इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रचलित भाषा का निर्धारण संसद तथा विधानमंडलों द्वारा किया जाएगा, और ऐसा ना किया जाने तक अंग्रेजी भाषा चलती रहेगी। और आज लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन इस देश के लोगों को न्याय उनकी मातृभाषा में नहीं मिला। अच्छा, इसमें जिम्मेदारी तो दोनों लोगों की है, सरकार की भी, क्योंकि सरकार को ये काम करना था, नहीं किया। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती कि वो अपने कोर्ट में आने वाले लोगों को कम से कम वो सुविधा उपलब्ध कराएं जिसमें वो कम से कम कोर्ट की बहस समझ पाएँ कि कोर्ट में चल क्या रहा है। आप समझ रहे हो? मतलब तानाशाही वाली मानसिकता है आज तक कि, मतलब आप एक ऐसे समझो कि जिसका न्याय होना है वो एकदम इस देश का मिडिल क्लास है, और सारे लगभग मामलों में मिडिल क्लास फंसा हुआ है, जिसका इंग्लिश का कोई बहुत ज़्यादा संबंध है नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाओ तो वकील बात करेगा जज के साथ में, वो भी इंग्लिश में, जिसके विषय में बेचारे में निर्णय हो रहा है उसको पता ही नहीं कि उसके बारे में बात क्या चल रही है। आप समझ रहे हो? मतलब इस देश की सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे कि समझो खाना है, जीवन जीने का अधिकार है, ऐसे ही न्याय का अधिकार उसका नैसर्गिक और मौलिक अधिकार होना चाहिए था, जो उसे उसकी भाषा में मिले। तो क्या इन सब लोगों ने मिलकर उसको वो अधिकार दिया? मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार निर्देशित कर दे संसद को, तो संसद शायद इस विषय में कानून बनाने में इतना देर ना लगे। मतलब दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से किस तरीके से भाग रहे, देख ना। तो सुप्रीम कोर्ट हर बात में पटाखे नहीं फोड़ने निर्देश दे दिया, ये नहीं करना निर्देश दे दिया, मतलब हर काम में PIL लग जाती है और उसके डिसीजन सरकार तक आ जाते हैं। लेकिन इस देश के आम नागरिकों को उनकी मातृभाषा में, उनकी मूल भाषा में कैसे न्याय मिलेगा, इसकी ओर इसका भी ध्यान 70 सालों से नहीं है। और अगर माननीय नहीं लगाया ना तुमने, तो तुम्हारे ऊपर कंडेम ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो हम भी लगा देते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक कभी संसद को या विधानमंडलों को ये निर्देश नहीं दिए कि इस देश की जनता को उसकी मूल भाषा में, जिसमें स्वगृह हो, वो समझ पाए, ऐसा कोई नियम बना दे। ना तो इन लोगों का कोई रुझान रहा, ना ही इस तरीके से कोई आदेश इनके पास में आए कि नहीं मातृभाषा। अब मसले देखो, उत्तर प्रदेश को ही ले लो, हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ तो कामकाजों में भी हिंदी चल रही है। हाई कोर्ट से निर्णय आते हैं इंग्लिश में, पढ़वाने के लिए दूसरे चाहिए, न्याय जिसके विषय में वो पढ़ नहीं सकता। ये तो 70 सालों में, मतलब आप समझ लो सुप्रीमेसी की मानसिकता। हाई कोर्ट को अपने सभी निर्णय हिंदी में देने चाहिए, बहस हिंदी में करनी चाहिए। क्यों? जिनके मुकदमे फंसे हैं वो हिंदी के लोग हैं, आप इंग्लिश में बात करते हो। तो समस्या दोनों ही तरफ है। अब ना ऐसे ही समझो कि मामला चल रहा है एक बंदे का कोर्ट में, समझ लेते सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, विक्टिम वहाँ खड़ा हुआ है, वकील साहब वहाँ बहस कर रहे हैं, जज साहब सुन रहे हैं इधर बैठ के।
बड़ी गहमा गहमी होती है एकदम, अगला टेंशन में, उसको पता ही नहीं चला वकील क्या कह रहा है, जज साहब क्या कह रहे हैं। थोड़ी देर में सारा मामला रफा दफा होता है, फाइनल डिसीजन आता है, एकदम गहमा गहमी में वकील साहब बाहर निकलते हैं, पीछे वो पूछता है क्या हुआ है वकील साहब, क्या हुआ? कहता तेरे को तो अंदर फांसी हो गई। आप समझ पा रहे हैं इस देश की विडंबना? मैं तो ये मतलब हद ही है, मतलब कतई जहर एकदम। अब मतलब जितना अन्याय हमारे राजनेताओं ने इस देश के साथ किया ना, उससे कम तो ये लोग भी नहीं है। कम से कम इनको अपने कोर्ट में हिंदी को अलाउ करनी चाहिए थी। शायद एक दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे हैं, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ये अलाउ किया था कि वो हियरिंग कोई भी वकील हिंदी में कर सकता है। मतलब न्याय मिल रहा हमें इंग्लिश में और हम लोग हिंदी वाले। तो ये इनके विजडम के ऊपर था कि इस देश की न्याय व्यवस्था कैसी हो, और जिनके विजडम पे छोड़ा उनकी बौद्धिकता का स्तर तो आज भी अंग्रेजों से पल्ली तरफ ही चल रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं गिवन हैं, और वहां से आपको एक प्रश्न मिल जाता है। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें कुल 22 भाषाओं को इस तरीके भाषा को दर्जा दिया गया है। देखो, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो केवल 14 भाषाओं को ही हमारे संविधान में संवैधानिक दर्जा मिला हुआ था। आरंभ में भाषाएं कुल कितनी थी? 14 थी। उसके बाद हमने 21वें संविधान संशोधन 1967 से 4 भाषाओं को और जोड़ा। वे भाषाएं थीं सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक, तो भाषाएं कितनी हो गई? 18। उसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी जोड़ दिया है। इस तरीके से हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। इस तरीके से हमने आज 2 टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिए। हिंदी की संवैधानिक स्थिति प्लस राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, भाषा, बोली में अंतर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये जो बेसिक टॉपिक थे हिंदी के ख़त्म होते हैं। अब से हमारे जो हार्ड कोर टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट होंगे, जैसे वर्णमाला। तो जब हमारा अगला वीडियो आएगा तो वो अब किस पे आएगा? वर्णमाला। इस 2 वीडियो में हमने 3 टॉपिक क्या किए हैं? कवर कर दिए हैं, और उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छे से कर लेना है। हिंदी की अब पूरी सीरीज अब शुरू करो।